फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइरस कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ चंदा जायसवाल। हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे रिलेटेड टू 12th कॉमर्स और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है जो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पूरा थियोरेटिकल पार्ट भी और सम्स भी, प्रैक्टिकल पार्ट भी पूरा क्लियर किया हमने। ठीक है, पूरा हो गया है, कवर हो गया है। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको एनपीओ यानी कि सेकंड चैप्टर है आपका एनपीओ, उसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, अब इसके अंदर हमने मीनिंग देख लिया है एनपीओ का और साथ में रिसिप्ट एंड पेमेंट के टाइप्स, मीनिंग वगैरह सब कर लिया, उसके फीचर्स वगैरह सब। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपको प्रिपेयर करना रहता है थ्रू रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देखो, तो आप आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, क्योंकि उसमें से ही आप ज़रा समझोगे तब जाके ये परफेक्टली समझ में आएगा। ओके, और आपको अगर हेल्पफुल है ये वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ओके, और अगर आपको हेल्पफुल है तो शेयर भी ज़रूर करो ताकि दूसरे को भी हेल्पफुल ये हो सके वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या? आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा, फाइनल अकाउंट हमने देखा। ठीक है, 11th में भी पढ़ा, 12th में भी हमने हो चुका है हमारा। ठीक है, कि फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, तो उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा, बैलेंस शीट पढ़ा। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है। आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ा जो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ये आपका समझो ट्रायल बैलेंस है। क्या है ये? ट्रायल बैलेंस। उसको हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? रियल। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान में रखना कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स है वो रियल अकाउंट्स है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट समझो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, उससे आपको प्रिपेयर करना रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इजीली समझ में आया क्या करना है आपको सम के अंदर? रिसिप्ट एंड पेमेंट आपके पास क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से आपको प्रिपेयर करना रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या। ओके, अभी नाम से मालूम पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर? इनकम यानी क्या? आपके प्रॉफिट्स, और एक्सपेंडिचर यानी क्या? आपके एक्सपेंसेस। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर कैसे लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंसेस को आप डेबिट साइड लिखते थे, राइट है, और इनकम को कौन सी साइड लिखते थे? क्रेडिट साइड। बस यही क्राइटेरिया यहाँ पे भी यूज़ करना है आपको। रिसिप्ट यानी आपकी इनकम हो गई, कहाँ पे जाएगा? आपके इनकम के साथ यानी कि क्रेडिट साइड। और आपके पास पेमेंट यानी आपके एक्सपेंडिचर हो गए, वो कहाँ पे जाएगा? आपके डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंसेस के साइड। ठीक है, एक्सपेंडिचर के साइड। बस इतना फॉर्मूला अगर आपने ध्यान में रख लिया, इतना नोट्स करके लिख रख लोगे तो आपको ये सम के अंदर यूज़फुल होगा और आप सम आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते पढ़ने को क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, फाइन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। किसका समरी है? रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। इट इज़ अ सिमिलर, क्या है ये? इट इज़ अ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, एज सेम है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये भी क्या है? इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या प्रिपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पे वो प्रॉफिट और लॉस नहीं देखते, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न किसके लिए रहता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं रहता है। ठीक है, इसके लिए वो लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस लॉसेस ऑफ करंट ईयर आर डेबिटेड एंड ऑल रेवेन्यू इनकम गेन ऑफ करंट ईयर आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। ओके, क्लियर हो गया? जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है करंट ईयर के, ध्यान में रखना। यहाँ पे आपको सम के अंदर 3 टाइप्स के ईयर्स दिए रहेंगे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इस तरह से। ठीक है, तो आपको कौन सा ईयर लेना है वहाँ पे? करंट ईयर का।
ओके। तो करंट ईयर का जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उसको हम डेबिटेड करेंगे, यानी डेबिट साइड लिखेंगे, और जितने भी इनकम और गेन होंगे उनको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। किसके अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इनकम, ओके, इनकम ये आपके पास जैसे कि अब ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको मैंने बता दिया इनकम और एक्सपेंडिचर की मीनिंग, इसके अंदर ही पूरा वो आ जाता है। एक लाइन यहाँ पे कवर करने जैसा ये है कि इनकम्स रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू दिस अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया कौन सा ईयर का लेना है आपको, करंट ईयर का। देखो यहाँ पे कवर किया हमने, कौन से ईयर का लेना है? करंट ईयर का, ओके। प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो ये आपको ध्यान में नहीं लेना है, यानी कि सम के अंदर नहीं लिखना है। उसके बाद एक्सपेंडिचर में भी ये सेम लाइन यहाँ पे आपको कवर करनी है कि एक्सपेंसेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर द नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट, ओके। तो इतना ध्यान में रखना है आपको। अब ये लास्ट लाइन है जो पढ़ लेना है आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द कंसर्न। इनकम और एक्सपेंड, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता था, सेम वे यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट मिलेगा। सरप्लस यानी आपके एक्सपेंसेस आपके कम होंगे आपके इनकम से, यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा होगी आपके एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो सरप्लस, और डेफिसिट यानी आपकी इनकम कम होगी आपके एक्सपेंडिचर से, तो उसको हम बोलेंगे डेफिसिट, ओके। तो यहाँ पे क्या, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये अंडरलाइन कर दो तो ताकि आपको समझ में आए कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सो सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द कंसर्न। तो सरप्लस कब मिलेगा और डेफिसिट कब मिलेगा? जब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, वाइल एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज डेफिसिट, ठीक है। एक्सेस यानी क्या, ज़्यादा, ऑफ इनकम यानी कि आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो सरप्लस, और आपके एक्सपेंडिचर आपके इनकम से ज़्यादा है तो डेफिसिट, ओके। नेक्स्ट है, इफ़ देयर इज़ अ सरप्लस, अगर समझो सरप्लस हुआ, ओके, तो आप क्या करोगे? इट इज़ एडेड टू कैपिटल फंड। जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, वहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट मिलता था तो आप ऐड करते थे कैपिटल में, बैलेंस शीट में। सेम वे यहाँ पे अगर सरप्लस मिला तो ऐड करोगे कैपिटल फंड में, और अगर समझो डेफिसिट मिला तो क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे, यानी कि लेस कर दोगे फ्रॉम कैपिटल फंड। इजी है इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हर एक नोट्स बनाते जाओ ताकि आपको आगे रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेगा। बुक के अंदर से सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो इतना मैं लाइन्स आपको पढ़वा के करवाती हूँ, लेती हूँ, ठीक है, उतना करो, इनफ है इतना। आगे ये क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का फॉर्मेट, ठीक है। स्पेसिमेन बोलते हैं उसको, फॉर्मेट बोलते हैं, प्रोफॉर्मा बोलते हैं, कुछ भी बोलो, है एक ही चीज़ है। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का फॉर्मेट पता है, सेम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पे आपके पास सब एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड सब एक्सपेंसेस लिखते हो और क्रेडिट साइड सब इनकम लिखते हो, बस। तो यही याद रखना है, डेबिट साइड क्या लिखोगे? एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे इनकम। कितने बच्चे यही लिखने में गलती करते हैं, तो ज़रा ध्यान दो, बाद में तो अपने आप अंदर की चीज़ें आपको आनी ही आनी है, ये श्योरिटी है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास आएगी? एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड इनकम, ओके। इतना ध्यान में रखो। अभी आपको पता है एक्सपेंडिचर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक्सपेंसेस में क्या क्या आता था, जैसे कि सैलरी हो गई, इंटरेस्ट पेड हो गया, रेंट पेड हो गया, वेजेस हो गया, वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब चीज़ें आपकी आएगी एक्सपेंडिचर, और जो भी रिसीव वाली चीज़ें है वो आती है आपकी इनकम साइड। क्लियर है इतना? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट है, एक बार गो थ्रू जरूर कर लो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, फाइनल अकाउंट में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी देखा, सेम है यहाँ पे भी आपके पास कैपिटल फंड आएगा। अगर समझो कुछ है इसके अंदर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट, मोस्टली एंट्रेंस फीस की एडजस्टमेंट, डोनेशन, फिर ये सरप्लस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से मिलेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड होती है। ये एंट्रेंस फीस की एडजस्टमेंट मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। फिर उसके बाद अगर ये बिल्डिंग फंड, एंडोमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, सेंट्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर यहाँ पे ये सब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लाइफ मेंबरशिप फीस,
ये सब है लायबिलिटी। अब असेट साइड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, प्ले ग्राउंड, मोटर व्हीकल, लाइब्रेरी, बुक, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये सब चीज़ें, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब एडजस्टमेंट्स भी है और असेट साइड आती है। ये सब पे जो एडजस्टमेंट बनती है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर करवाती हूँ। ये अब जो भी एडजस्टमेंट है उस पर ध्यान देना। यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपके सम के अंदर हरदम रिपीट होती ही होती है, तो इसको ध्यान देना। अब हम आगे बढ़ते एडजस्टमेंट की तरफ, ठीक है। तो एडजस्टमेंट देखते हैं सम में, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग यानी क्या, आपके कुछ बाकी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, अनपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर अनपेड। अब इसकी इफेक्ट आपको पता है, जैसे कि एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होनी है, ठीक है। ट्राई बैलेंस में होती है उसकी एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट में रहती है उसकी दो इफेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम दो इफेक्ट होनी है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एक तो आप ऐड करते हो, आप जो भी आपका पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है उसके अंदर, जैसे कि समझो वेजेस के ऊपर आउटस्टैंडिंग है तो आपने वेजेस के अंदर ऐड कर दिया, सेम वे यहाँ पे। और एक सेकंड कहाँ पे दिखाते हो आप, लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे भी सेम इफेक्ट है कि ऐड करना आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द कंसर्न एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि आपने एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि आपने एडवांस में पे कर दिया, तो ये तो ऑपोजिट हो जाएगी आपके आउटस्टैंडिंग के। आउटस्टैंडिंग यानी अनपेड, जो बाकी रहा है। प्रीपेड यानी आपने पहले से पे कर दिया है। तो आप एक इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे कि भाई आपने जहाँ पर भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस है उसमें से आप क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, यानी कि लेस करोगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे, बैलेंस शीट में असेट साइड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्रूड का मीनिंग क्या होता है, जो होने वाला है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, उसको हम एक्रूड बोलते हैं। यानी कि मैंने सर्विस दे दी है लेकिन मुझे उस सर्विस का इनकम मिलना बाकी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो द इनकम विच इज़ अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे कैसा मैं वीडियो बना रही हूँ अभी, ठीक है, लेकिन आप लोग बाद में देखोगे, यानी मैंने सर्विस पहले प्रोवाइड कर दी लेकिन उसका फल मुझे बाद में मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रूड। ओके, तो इनकम विच इज़ अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट इट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज़ द आउटस्टैंडिंग इनकम। अब इसकी इफेक्ट आपको जैसे कि आउटस्टैंडिंग की करती थी, सेम वे यहाँ पे भी उसकी इफेक्ट होती है कि आउटस्टैंडिंग इनकम इज़ एडेड टू द कंसर्न, यानी जो भी पर्टिकुलर आइटम रहेगी उसके अंदर ऐड कर देंगे। और सेकेंड, आउटस्टैंडिंग इनकम इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ये कौन सा है, मैंने सर्विस दी नहीं है उसके पहले मुझे पैसे मिल गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड इनकम। अब यहाँ पे इसकी दो इफेक्ट क्या होगी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये हम लेस करते हैं पर्टिकुलर आइटम में से, ओके। और नेक्स्ट हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ये शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ मैं, लिखते जाओ, बुक के अंदर बहुत लंबे लंबे सेंटेंस दिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये एडजस्टमेंट बनती है आपके, अभी भी हमने देखी ये सब एडजस्टमेंट बनती है आपके सम के अंदर, तो ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इसका क्या है, सब्सक्रिप्शन इज़ अ रेवेन्यू इनकम। पहले तो आपको जानना पड़ेगा भाई सब्सक्रिप्शन है क्या। तो ये क्या है, एक रेवेन्यू इनकम है ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सब्सक्रिप्शन में बी गिवन पीरियडिकली, all members have to pay subscription regularly, it is credited to income and expenditure account। कहाँ पे जाएगा ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिटेड होता है। अब इसको क्लासीफाइड कौन कौन सी वे से होता है, तो फर्स्ट एक तो है उसके अंदर करंट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसके कुछ क्लासिफिकेशन है, तो ये सब्सक्रिप्शन है। अब नेक्स्ट है आपके पास डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के इफेक्ट आपको पता ही है,
ओके। जैसे कि आप जो भी असेट्स के ऊपर रहेंगे यानी जो भी पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर रहेगा तो बैलेंस शीट में आप उसमें से लेस कर दोगे, और डेबिट साइड यानी कि इनकम ऑन एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे। ये हो गए इसके दो इफेक्ट। फिर आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस, ये हर एक सम में एडजस्टमेंट रहेगी ही रहेगी, ये इंपॉर्टेंट मार्क्स कर दो तो भी चलेगा। एंट्रेंस फीस, ठीक है, ये रहेगा ही रहेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस, तो इसको क्या करते हैं, वहाँ पे आपके पास सम के अंदर अमाउंट दिया रहेगा एंट्रेंस फीस, वहाँ पे बोला रहेगा कि भाई 50% आपके पास वो ये है कैपिटलाइज कर दिया, तो उसकी इफेक्ट कैसे करनी है देखो। एंट्रेंस फीस आर द फीस पेड बाय द पर्सन हु इंटेंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न। जनरली एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट और इनकम। एंट्रेंस फीस को हम कैसे ट्रीट करते हैं कि भाई वो कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में भरते हैं ना, जब हमें एडमिशन लेना रहेगा उसके अंदर, जैसे कि आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कॉलेज में आप जब लेने जाते हो ये एडमिशन, तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है, वो आपको रिसिप्ट देंगे वगैरह, तो वो क्या हो जाता है आपका, यानी कि कॉलेज के लिए वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, ठीक है, या इनकम होगी। बट समटाइम्स पार्ट एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, लेकिन कितनी बार उसका जो आधा पार्ट है वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। देखो एग्जांपल देती हूँ, समझो। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹50,000, अगर समझो आपकी कॉलेज की एंट्रेंस फीस है 50,000, वहाँ से वो लोग क्या करेंगे कि 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, ऐसा एडजस्टमेंट है आपके इस पे एंट्रेंस फीस पे, ठीक है, कि भाई 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो आपको करना क्या है, आपके पास फीस कितनी आई है 50,000, तो 50,000 का कितना है कैपिटलाइज हो गया 50%, तो 50,000 का 50% कितना हो जाएगा 25,000। अब ये जो 25,000 और बाकी रहे 25 ने रिमेनिंग पार्ट हो जो 25,000, आधा आधा हो गया। अब क्या करोगे इसको, तो ₹25,000 विल बी एडेड इन कैपिटल फंड। क्यों, क्योंकि वो कैपिटलाइज्ड हुआ। एडजस्टमेंट में क्या बोला, एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है, तो जो कैपिटलाइज्ड हुआ ना 50%, वो जो 25,000 आया वो आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे, और बाकी के जो 25,000 है उसको हम रेवेन्यू इनकम बोलेंगे। यानी दो पार्ट हो गए यहाँ पे, एक कैपिटल फंड में ऐड और एक रेवेन्यू इनकम, विच इज़, और जो बाकी रहे ये रिमेनिंग पार्ट जो रेवेन्यू इनकम है। अभी रेवेन्यू को आपको पता है कहाँ पे लिखते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है ना, विच इज़ क्रेडिटेड ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर डिडक्ट करेंगे हम इसको फ्रॉम एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में से इसको डिडक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको सम सिखाएंगे। जैसे कि अगर वहाँ पे आपको इनकम साइड भी लिखा तो भी वो रॉन्ग नहीं जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन अगर डिडक्ट किया एंट्रेंस फीस से तो भी वो रॉन्ग नहीं जाएगा। मोस्टली क्या प्रीफर करते हैं हम, एंट्रेंस फीस में से डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट एंट्रेंस फीस पे, जो इम्पोर्टेंट है सम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान देना। अब है नेक्स्ट आपके पास क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड आउट ऑफ डोनेशन। अब यहाँ पे डोनेशन है, दो टाइप्स के डोनेशन आपको सम के अंदर दिया रहेगा, एक तो जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन यानी पता है आपको, मीन्स गिफ्ट गिवन बाय अदर मेंबर्स और एनी आउटसाइडर टू द ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ डोनेशन, ठीक है। तो इसको क्या, अभी इस यहाँ पे दो टाइप्स के डोनेशन रहेंगे, एक तो जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। अब ये जो जनरल डोनेशन है इसको हम ट्रीटेड करेंगे एज अ रेवेन्यू इनकम। कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ रेवेन्यू इनकम। और आपको पता है अगर इनकम है कौन सी साइड लिखोगे, इनकम साइड, किस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सिंपल, दिस डोनेशन आर गिवन विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। जो एक भी कंडीशन के बिना देते हैं डोनेशन उसको हम जनरल डोनेशन बोलते हैं। और स्पेसिफिक डोनेशन, उसका मीनिंग क्या आता है, डोनेशन आर समटाइम्स गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, द डोनर स्पेसिफाइज द पर्पस फॉर यूटिलाइजिंग द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम, ठीक है। यहाँ पे जो भी डोनेट करेंगे, जो डोनेटर है, जो भी डोनर है जो डोनेट करेगा डोनेशन, वो क्या बोल के वहाँ पे कुछ अपनी बैट रख देगा, शर्त रख देगा, भाई ये जो मैं डोनेशन दे रहा हूँ ये इसके लिए है, इस तरह से स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे कि देखो एग्जांपल है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से वो बोल के देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन। अब ये जो डोनेशन है इसकी इफेक्ट हम कहाँ पे दिखाएंगे, सेट डोनेशन शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ध्यान में रखना है, कंफ्यूज मत होना, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन कहाँ पे दिखाओगे आप, रेवेन्यू इनकम है, ठीक है, इनकम एज अ इनकम मानना है, और वो हम लिखेंगे कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड। जबकि स्पेसिफिक है तो उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड।
अब नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर, आपको पता है स्टेशनरी है क्या, आपकी एक्सपेंडिचर है, और ये कैसा है, कंज्यूमेबल आइटम है। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दी रहेगी, फिर उसमें हम ऐड करते परचेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, फिर ऐड करते आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, और लेस करते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो आपको जाके मिलेगी स्टेशनरी कंज्यूम। ठीक है, अब इसमें स्टेशनरी कंज्यूम इज टू बी डेबिटेड, पता है ना एक्सपेंडिचर है, डेबिटेड ही होने वाला है किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड स्टेशनरी विल बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आपको पता है ओपनिंग को आप कहाँ पे लिखते हो, डेबिट साइड, और क्लोजिंग को कहाँ पे लिखते हो, क्रेडिट साइड। सिंपल, यही यहाँ पे भी याद रखना है। और दूसरा यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड, ओके। क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पे लिखते हो, बैलेंस शीट में असेट साइड। सेम ट्रीटमेंट इज, ये आपके बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ईद लिख दिया, ठीक है, आईडी इज आता है, यहाँ पे ईद नहीं मनाना है, यहाँ पे क्या है, सेम ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, मेडिसिन, ड्रग्स एक्सेट्रा, ये सबके लिए भी सेम एडजस्टमेंट दी रहेगी और सेम ट्रीटमेंट आपको बतानी है। नेक्स्ट आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है यहाँ पे, एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द अकाउंट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी शो बैलेंस with this opening balance sheet is prepared while preparing final accounts of the concern. This balance are property taken into the account. Capital fund should be represented on liability side of the balance sheet. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सेम एडजस्टमेंट जैसा ही है, ये भी ध्यान में रखना है। एंट्रेंस फीस हमने देख लिया, सब्सक्रिप्शन देख लिया। अब है लीगेसी। लीगेसी क्या है, लीगेसी यानी गिफ्ट्स रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेट ऑफ द डोनर। लीगेसी किसको बोलेंगे, गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है लेकिन अंडर द विल ऑन द डेट ऑफ द डोनर। दिस गिफ्ट में बी फॉर जर्नल और स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है। जैसे कि समझो जनरल गिफ्ट रहा तो रेवेन्यू इनकम विच इज़ क्रेडिटेड ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और स्पेशल पर्पज रहा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सेम डोनेशन का क्या हमने वैसे ही यहाँ पे। फिर है लाइफ मेंबरशिप फीस, तो इट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सेम मेंबर्स पे लाइफ मेंबरशिप फीस, इट इज़ नॉन रिकरिंग इनकम, देयरफॉर इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट में। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, व्हेन एनी असेट्स बिकेम ऑब्सोलेट और यूजलेस फॉर द कंसर्न, ठीक है, अगर कुछ यूज में नहीं रहा ऐसे कोई असेट्स है तो इट इज सोल्ड आउट, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन इट कैपिटल रिसीव्ड, द बुक वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ सच असेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न असेट्स। जो भी कंसर्न असेट्स हमने सेल किया उसमें से उसको लेस करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द रियलाइज्ड वैल्यू इज आइदर प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन अ सेल ऑफ असेट्स, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉफिट इट शुड बी सोन ऑन द इनकम साइड। अगर समझो आपने कुछ असेट्स सेल किए और समझो मेरी 5,000 की चीज़ें मैंने 10,000 में बेच दी तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो वो प्रॉफिट हम कहाँ पे दिखाएंगे, इनकम साइड दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर समझो लॉस हुआ, समझो मेरे 10,000 की चीज़ें मैंने 5,000 में बेच दी तो वो मुझे लॉस हुआ, तो उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये था सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। अब है सेल ऑफ स्क्रैप, जैसे कि न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। स्क्रैप of old material is sold in a market, it is treated as recurring income, इसको हम कैसे मानते हैं, recurring in income, therefore it is credited to income side of the income and expenditure account. Sale of old newspaper is a miscellaneous income, it is a credited on the income side of the income and expenditure account, okay। अगर सेल ऑफ स्क्रैप है तो आपकी इनकम हुई और रिकरिंग है तो कहाँ पे दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड, ओके। स्पेसिफिक डोनेशन देखा, जनरल डोनेशन देखा, स्पेसिफिक फंड देखा, और अब है लास्ट आपके पास एंडोमेंट फी फंड, ओके। अब इसको कैसे करना है, इट इज़ अ फंड क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट एम्बार्क्ड, गिफ्टेड और डोनेटेड, ठीक है। कैसे एंडोमेंट फंड यानी क्या, जो आपने गिफ्ट और डोनेटेड से कुछ अमाउंट आपके क्रिएट किए हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेंट फंड। द इनकम ऑफ दिस फंड इज स्पेसिफिक इनकम, ये इनकम जो होती है हमें वो कैसा स्पेसिफिक इनकम है, इसके लिए उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है फ्रेंड्स बच्चों। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट्स एडजस्टमेंट जो आपको ध्यान में रखनी है। ये एडजस्टमेंट हर सम के अंदर रिपीट होती ही होती है,
ओके, तो इसको ज़रा ध्यान से करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी स्टडी कंटिन्यू चालू रहेगी। तो ये थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम आगे बढ़ेंगे सम की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी आपको सम, जो आपको इतना ईजी वे से सिखाऊंगे कि आप NPO भूलोगे नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।